Good morning, dear students. Once again, welcome in history class. You know very well which chapter is going on. First chapter, the rise of nationalism in Europe. Part 1 and part 2 we have already discussed. Today we'll discuss the part 3. We will start from here. 1848 revolt. The revolution of the liberals. Why the liberals that revolt started in 1848? We know very well in the previous video we have also discussed that was liberals and the revolution of the liberals who were led by the educated middle class. Then that movement was started by the educated middle class. And events of February 1848 in the France we have already seen who was the monarch was there. We have discussed. And after that was also fleet. We have discussed. And after that what happened here? National assembly given to the republic made, and after that given the suffrage to all the adults, those who above the age of 21 years. And we have discussed the Weavers point also. So now these incident happened. After that in other parts of Europe, and now that spread that movement to other parts of Europe also. Independent nation state didn't exist that time. Now we can see Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian, they now became the nation state. But before that they were not the nation state. So what they done? Men, women of the liberal middle class combined their demands and for creation. Why? For which purpose they combined their demands? For creation of a nation state. Now they want to become a nation स्टेट, यानी कि अब उनको क्या बनाना चाहते थे? एक नेशन स्टेट बनाने के लिए सभी मैन और वीमेन कौन से ग्रुप के? मिडिल क्लास के. दिस डिमांड वॉज बेस्ड, क्या डिमांड रखी उन्होंने? दिस डिमांड वॉज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. कि नेशन स्टेट बने पर उनकी क्या था, क्या बने, किस बेस पे बने? कॉन्स्टिट्यूशन बने, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो क्योंकि उस पर सेंसरशिप लग गई थी पहले हमने देखा प्रीवियस वीडियो में, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि फ्रीली दे कैन मेक देयर ओन trades and organizations. And firstly we will discuss the यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से पहले क्या इंसिडेंट हुआ? कि क्या जर्मनी एक नेशन स्टेट था या जर्मनी का पहले वही नेम था जर्मन, जो हम बोल रहे हैं जर्मन, तो बार बार में हम कर रहे हैं जर्मनी यूनिफिकेशन. तो मे रिवोल्यूशन, इसके लिए हम देखेंगे मे रिवोल्यूशन कैसे ही हुआ. सबसे पहले हम जर्मन का एग्जांपल लेते हैं. इसके अंदर जर्मन रीजन्स लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे. वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन, प्रोस्पेरस आर्टिसंस केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट दैट इज द सिटी वेयर इट इज सिचुएटेड इन प्रूशिया. और एट विच प्लेस दे मेड ए पार्लियामेंट. उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाई, इलेक्टेड नेशनल यानी कि जर्मन नेशनल असेंबली. And on 18th May 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली बनाई इसमें से 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मार्च इन ए फेस्टिव प्रोसेशन. गए कहाँ इकट्ठा हुए? वेयर दे गदर? चर्च ऑफ सेंट पॉल. फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट तो बना ही है, प्रूशिया में सिटी है, और फ्रैंकफर्ट में भी कौन सी जगह पर मीटिंग हुई? चर्च ऑफ सेंट पॉल कन्वेंट. For they drafted a constitution for a German nation. What they have done here, यानी कि they have won a Frankfurt Parliament. इन्होंने पार्लियामेंट बना ली यहाँ पर. And what they demanded? They demanded यानी कि they make a constitution for a German nation to be headed by a monarchy to a parliament. यानी कि मोनार्की सिस्टम तो रहे, मोनार्क तो रहे, पर किसके अकॉर्डिंग काम करे? कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा. कि उसकी पावर को क्या करना चाहते थे? वो लिमिट करना चाहते थे. इसलिए 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या बनाई? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. और इसने क्या डिसाइड किया, क्या बनाया कंट्री के लिए, क्या जर्मन नेशन के लिए? ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की टू ए पार्लियामेंट. बट व्हेन डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन, लेकिन जब ये इसके रिप्रेजेंटेटिव्स मिले वहां पर जाके मोनार्क से, क्राउन से, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, हु वाज द फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, king of Prussia. That time Germany was not a nation state. Who was ruling here? Mainly Prussia. So Frederick William IV, king of Prussia, rejected. यानी कि Frederick William IV rejected that proposal and joined other monarch. जो other monarch थे उनको साथ लिया to oppose the elected assembly. और जो elected assembly थी, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. But what we can say that it means parliament failed. फेल हो गई यहाँ पर पार्लियामेंट.
नाउ सप्रेशन ऑफ मे रिवोल्यूशन, यानी कि जो मे रिवोल्यूशन हुआ 18 में 1848, जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई, और कहाँ पर मीटिंग की इन्होंने, चर्च सेंट पॉल में। तो द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, तो यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग बन गए, अरिस्टोक्रेसी और द मिलिट्री, एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और जो पार्लियामेंट बनी थी वो फेल हो गई, यहाँ पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो द पार्लियामेंट वॉज, क्योंकि पार्लियामेंट में मेनली कौन लोग थे उसके अंदर, मिडिल क्लास। द पार्लियामेंट वॉज, क्योंकि जो मूवमेंट था ये लिबरल्स के द्वारा चलाया गया था। लिबरल्स में क्या थे, प्रोफेशनल, एजुकेशनिस्ट, ये बिजनेसमैन, आर्टिशियंस, middle class who resisted the demands of the workers and artisan. It means parliament lost their support. Parliament lost their support. In the end, troops were called in. आर्मी को बुला लिया गया. The assembly was forced to disband. जो assembly थी उसको disband करना, to break up, उसको भंग कर दिया गया. Clear? Now we'll discuss here position of women. Women were actively participated in making the constitution. In the Frankfurt Constitution in the Parliament, but they were not given the voting right. It means when they making the Constitution in the Frankfurt Parliament, making the Constitution here Frankfurt Parliament, so it means women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery. लेकिन वुमेन्स को क्या परमिशन दी गई कि यू कैन स्टैंड ओनली, यू कैन नॉट गिव योर ओन ओपिनियन एंड व्यूज, यानी इनको सिर्फ गैलरी में खड़े होने का परमिशन दी गई. They cannot say anything. But though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1840, जो conservatives थे अब इन्होंने क्या किया 1848 में, जो liberals ने जो मूवमेंट कर दिए थे सप्रेस कर दिए थे. बट जो मोनार्की सिस्टम था, मोनार्क, उनको ये फील हो गया कि जो रिप्रेशन जो एक्टिविटीज हैं, जो रिवोल्यूशन है, इसको हम ज्यादा दिनों तक नहीं दबा सकते. तो फॉर दैट व्हाट दे हैव डन दे स्टार्टेड सम वर्क. तो इसलिए उन्होंने वहां पर क्या करना शुरू कर दिया, जो बॉन्डेड लेबर और सर्फडम था उसको अब्लोइज कर दिया. और मेनली किन प्रोविंसेस में, वी कैन से दैट द रशिया और हब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया, जो सर्फडम और स्लेवरी सिस्टम था उसको अब्लोइज कर दिया गया. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कि जर्मन यूनिफिकेशन के लिए क्या एक स्टेप लिया गया, बट इट वाज टोटली फेल्ड. इन द नेक्स्ट वीडियो, वी कैन से दैट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की. जर्मनी का कैसे यूनिफिकेशन हुआ, ये तो एक स्टार्टिंग थी कि कैसे जर्मनी बनाने, नेशन बनाने के लिए क्या क्या एक स्टार्टिंग हुई, कि कैसे 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई, और कहाँ पर वो इकट्ठे हुए, सेंट पॉल चर्च के पास, और वहाँ उन्होंने क्या किया, वो फ्रेडरिक विलियम थे, उनको कहा था कि यू शुड हैव टू डू वर्क इन द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. बट फ्रेडरिक विलियम व्हाट डन हियर, डिनाइड according and after that rejected and joined other monarch to oppose the elected. It means parliament failed here. And we have discussed the suppression of the May revolution, क्योंकि इसमें aristocracy and the military became the most stronger and social basis of parliament eroded, and positions of women were actively participated for making the constitution, but they didn't give the suffrage, यानी कि voting right नहीं दिए गए. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब भी उनको क्या था, वहां का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च था वहां सिर्फ दे कैन स्टैंड ओनली इन द विजिटर्स गैलरी. क्लियर अप टू, आई होप. So we have discussed the 1848, the revolution of the liberals. Now we will discuss the unification of Germany. Now we will discuss the making of Germany. Firstly, we will see that heading Germany. Can the army be the architect of a nation? क्या आर्मी किसी एक नेशन का निर्माण कर सकती है, बना सकती है? वी विल डिस्कस नाउ कि हाउ. फर्स्टली बिफोर दैट वी विल सी हाउ जर्मनी यूनिफिकेशन. बिफोर दैट वी विल सी सम इंसिडेंट. आफ्टर 1848, ये जो रिवोल्यूशन हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ाया था, 1848 द लिबरल रिवोल्यूशन. आफ्टर 1848 नेशनल सेंटिमेंट्स promoted by the conservatives also. For why the conservatives were supported the nationalist sentiments? For which purpose? For capturing state power and political dominance over Europe. यानी कि why the conservatives wants to support या promoted by the conservative nationalist sentiments, because they want to capturing state power and political dominance over Europe. That's why. And in Germany who participated,
who supported for the national sentiments, for the national unification, middle class in 1848. लास्ट पैराग्राफ से शायद आपको रिकॉल हो रहा है. इन 1840 जर्मन यानी कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स केम टुगेदर एंड दे फॉर्म ए पार्लियामेंट इन द फ्रैंकफर्ट एंड दे मेट एट वन प्लेस सेंट पॉल and unite the different regions of the German confederations. German confederation की कितने उससे मिली थी 39 स्टेट से. तो इन जर्मनी मिडिल क्लास सपोर्टेड 1848 दे ट्राइड यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स, यानी कि जो जर्मनी के डिफरेंट रीजन्स थे 39 जर्मन कन्फेडरेशंस इनटू ए नेशन स्टेट. उनको क्या बनाना चाहती थी इनटू ए, दे वांट टू बिकम ए नेशन स्टेट गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. और वो कौन गवर्न करे उनके ऊपर, इलेक्टेड parliament, but monarch Kaiser William I rejected it and failed the parliament. So this liberal initiative यानी कि those started by the, यानी कि these liberals started for making the procession of the, for making the unification of Germany, but this liberal initiative was repressed by the monarch and the military. यानी in the starting they were repressed by the military and the monarch and supported by the large land owners. यानी कि in the Germany who supported Germany we can say then the Prussia Junkers या Junkers, we can say the large land owners, they supported that system, they supported the liberals because but they were repressed by the monarch and the military. The first step unification of Germany was taken by Prussia. यानी कि जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप किसने लिया, प्रूशिया ने. एंड इस्टेब्लिश फॉर दैट पर्पज उसने क्या इस्टेब्लिश की थी 1834 का रिकॉल करो, जोल्वी राइन एक कस्टम यूनियन वॉज इस्टेब्लिश, ताकि एक जैसे कस्टम ड्यूटीज़ लगे, टैक्सेस लगें. आपने देखा करेंसीज भी वहाँ डिफरेंट थे, मेजरमेंट अलग था. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जोल्वी राइन यानी कि कस्टम यूनियन वॉज इस्टेब्लिश. और उससे क्या हुआ, जो 30 करेंसी थी उनको किस में चेंज कर दिया, 2 करेंसी बन गई वहाँ पर फिर. तो इट मीन्स the first step unification of Germany was taken by the Prussia and established Zollverein. We can say that the Zollverein custom union also, and in that we have seen कि joined by most German state, यानी कि that custom union, जो custom union बनी इसको किसने ज्वाइन किया था, joined by most German state. और that time German state was a confederation of how many states, 39 states. And Ottoman Bismarck became the architect of this process. यानी कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, प्रूशिया ने तो लिया, पर इसको किस इंसान ने आगे का आर्किटेक्ट बना, जो इसका निर्माता बना, उसको बनाने वाला, ओटोमन बिस्मार्क. हु वॉज ओटोमन बिस्मार्क? ओटोमन बिस्मार्क वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया. यानी कि ओटोमन बिस्मार्क कौन थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया. और ये भी आ सकता है कि जो जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में जो आर्किटेक्ट है वो क्या नाम आएगा इसमें भी, ओटोमन बिस्मार्क, यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनी. तो ओटोमन बिस्मार्क बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. यानी कि किसके साथ, जो हमने स्टार्टिंग में कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन. तो ओटोमन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर थे एंड बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, Prussian army and bureaucracy. Clear? Up to we have discussed here, and after that we will see the major events that occurred at the time of unification of Germany. अब इसके लिए क्या हुआ, यूनिफिकेशन के लिए 3 wars लड़े, और कितने ईयर के तक, 7 years तक. और किस किस कंट्री से, मेनली ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. दीज वर द 3 कंट्रीज, क्योंकि जो जर्मन के जो 39 स्टेट थे, कुछ पोर्शन ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ पोर्शन डेनमार्क के पास था, कुछ फ्रांस के पास था. तो इसलिए इन 3 कंट्रीज से मेनली वॉर करना पड़ा. कितने ईयर्स के लिए, 7 years के. और 3 वॉर हुए, किन से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, पर्शियन विक्ट्री, पर्शियन विक्ट्री यानी कि पर्शिया वॉन द वॉर एंड कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. यानी कि इस तरीके से जर्मनी का एक यूनिफिकेशन करने का काम कंप्लीट हुआ है यहाँ पर. एंड इन जनवरी 1871 विलियम फर्स्ट वॉज द प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर एट वर्सेल्स. यानी कि जो जनवरी 1871 विलियम फर्स्ट को पब्लिकली क्या अनाउंस कर दिया गया कि नाउ हु विल बिकम द
German Emperor William I. On 18 January, and who participated in that process, in that function? In 18th January 1871, assembly comprises, कौन कौन इसके अंदर हुए? प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, जो आर्मी को रिप्रेजेंट करने वाले थे वो लोग इंक्लूड हुए, एंड प्रेशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग ओटोमन बिस्मार्क ऑल्सो. Proclaimed the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia, headed by Kaiser William I. यानी कि 18 से किसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर बताओ, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? प्रुशियन मिनिस्टर्स प्रोक्लेम्ड द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रुशिया, यानी कि प्रुशिया के जो केसर विलियम फर्स्ट थे उनको न्यू जर्मन एम्पायर घोषित कर दिया, न्यू जर्मन एम्पायर का. क्लियर? नाउ व्हाट हैपन? मॉडर्नाइजिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया, किसमें मॉडर्नाइज किया गया? करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम वॉज लीगलाइज. लीगलाइज का मतलब क्या था? मॉडर्नाइज किया गया यहाँ पर इन चीज़ों को. मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम. क्लियर? द प्रेशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो प्रेशियन ने जो ये अडॉप्ट किया, जो मेजर्स किए ये इसके अंदर, एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, यानी कि रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए भी एक मॉडल बन गए, एक उदाहरण बन गया कि हमें भी इस वे में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ जर्मनी, कि हाउ द जर्मनी यूनिफाइड, कि जर्मनी को यूनिफाइड करने में क्या क्या लगे. एक बार रिकॉल करते हैं हम, 2 मिनट्स लगेंगे इसमें. कि आफ्टर 1848 नेशनल सेंटिमेंट जो फीलिंग है किसने प्रमोट किया? कंजर्वेटिव्स ने. कंजर्वेटिव्स क्यों करना चाहते थे? बिकॉज दे वांट टू डोमिनेंस ओवर यूरोप. एक तो पावर चाहते थे, कैप्चर करना चाहते थे रेस्ट ऑफ द यूरोप पर, कंप्लीट यूरोप पर. बट आफ्टर इन द 1848 वी सी लिबरल्स ट्राइड फॉर दैट, फॉर द नेशनल सेंटिमेंट्स. For that purpose they make one parliament also, Frankfurt parliament, that was elected by the 831 elected representatives, but that it was failed because monarch didn't accept that parliament. We have seen after that it was suppressed by the monarchy system, and the monarch and the military suppressed, and after that initiative taken by the liberals were supported by the large landowners, or what we can say that the large landowners, Junkers. Clear? The first steps taken by the unification of Germany, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को फर्स्ट स्टेप करने के लिए किसने लिया? प्रुशिया ने. जो उसके लिए 1834 में जोलविराइन यानी कि कस्टम यूनियन वॉज इस्टेब्लिश, एंड अमंग दैम मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स ज्वाइंट that. At that time German Confederation was, how many states were included? 39 states were included. So it's that time, why? Because they want to become, because that time German was divided into different states. For that purpose, who became the architect here for the unification of Germany? Ottoman Bismarck. Then who was the Ottoman Bismarck? Ottoman Bismarck was the chief minister, and with the help of Prussian army and the bureaucracy. For that purpose, he fought 3 wars for how many years? 7 years. और especially which country? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. क्यों इन्हीं कंट्री से क्यों लड़े? क्योंकि जो जर्मन कन्फेडरेशन है तो 39 स्टेट से मिलकर बनी हुई थी, वो कुछ पोर्शन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के पास था. आफ्टर दैट इन जनवरी 1871 जर्मनी यूनिफाइड एंड केजर विलियम फर्स्ट बिकेम द एम्परर ऑफ जर्मन. क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. Now we will discuss Italy unified. During the middle of the 19th centuries, Italy was divided into 7 states. It means that time Italy was not a state. Italy was divided into different 7 states. What were the different 7 states? Italy was divided mainly Lombardy, Venetia. These were in the north area, and Parma, Modena, and Tuscany, Papal State, Kingdom of Two Sicilies, and Piedmont and Sardinia. Only that area was under the Italian princes. We can say that the Italian king, or these areas were captured by the different powers. It means we have done that time Italy divided into 7 states. What were the 7 states? Lombardy, Venetia, Parma, Modena, Tuscany, Papal State, Kingdom of Two Sicilies, and Piedmont and
सार्डिनिया। और ओनली नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ इन 7 स्टेट्स पर कौन सी पावर रूल कर रही थी। ओनली सार्डिनिया पिडमांट वॉज रूल्ड बाय इटालियन किंग्स, यानी कि एक ही ऐसा स्टेट था इनके पास जो किसके अंडर में था, जो इटालियन किंग के अंडर में था। और नॉर्थ इटली यानी कि नॉर्थ का एरिया किसके अंडर में था, लोम्बार्डी वेनेशिया मेनली ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर के पास में। किसके पास था, नॉर्थ इटली ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर के पास में था। एंड द सेंट्रल वॉज रूल्ड बाय, जो सेंटर का भी मेनली कौन सा स्टेट, पापल स्टेट वॉज रूल्ड बाय द पोप। तो यानी कि द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पापल स्टेट was under ruled by the Pope. So which area were there in the center, Papal state, and south area were under captured by the Bourbon king of Spain. So it means in the during the 7 states were ruled by the different powers. Now how that area, we can say that unification of Italy came into existence. The Italian language had not acquired one common form, still had many regional and local variations also. It means those 7 states, even peoples were not speaking here the Italian. We can say that the Italian language they were having the different variations. अगर लैंग्वेज में ही कॉमननेस नहीं है तो हम एक यूनिफाइड नेशन की कैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो हु कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर इटली यूनिफाइड में, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़। कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ है, वी विल डिस्कस। जोसेपे मैजिनी, ही फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली एंड यंग यूरोप। जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है कि जो मेन सीक्रेट सोसाइटीज़ जो फॉर्म की गई थी उसमें जोसेपे मैजिनी का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था। फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी, व्हाट वाज द नेम ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। एंड इन्होंने इटली को यूनिफाइड करने के लिए क्या किया, कौन से ईयर से कौन से ट्राई किया पुट टुगेदर इटली को करने में, 1831 एंड 1848, 1831 से लेकर 1848 के बीच में। बट ही फेल्ड, ही डिडंट गेन द सक्सेस। इसने ट्राई अच्छा किया बट ही डिडंट गेन द सक्सेस, इटली को यूनिफाइड कर नहीं पाए। इसीलिए जुसेपे मैजिनी को सोल ऑफ द जर्मनी इटली के नाम से भी जाना था, यानी कि आत्मा बोला जाता है इसको। And after his failure, who took the responsibility? Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II was the king there. He took the responsibility. Why he took the responsibility? इन्होंने क्यों responsibility ली? For possibility of economic development and political development. अगर हम पूरी इटली को 7 स्टेट्स को एक करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा हमारी कंट्री का और पॉलिटिकल डोमिनेंस हमारा रहेगा, क्योंकि एक ओनली पिडमांट सार्डिनिया था जो किसके अंडर में था, ओनली इटालियन प्रिंसली स्टेट्स के पास था, और 6 जो स्टेट्स थे वो डिफरेंट पावर्स ने कैप्चर कर रहा था। जैसे पापल स्टेट किसके, पोप के पास था, किंग ऑफ स्पेन ने, ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर ने, ऐसे। नाउ कैवूर का क्या मेन है, इन द स्टार्टिंग ही वॉज द चीफ मिनिस्टर। तो नाइदर ए रिवोल्यूशनरीज नॉर ए डेमोक्रेट, ना तो कोई क्रांतिकारी थे ना ही डेमोक्रेट्स जो मतलब उसमें विश्वास रखे डेमोक्रेटिक सिस्टम में। बट ही स्पोक फ्रेंच वेरी वेल। इटली की बजाय कौन सी लैंग्वेज पे इनकी कमांड अच्छी थी, फ्रेंच के ऊपर। तो इट मीन्स ही स्पोक फ्रेंच विद वेरी वेल कंपेरेटिवली टू द इटालियन लैंग्वेज। He became the prime minister. In which year he became the prime minister? 1850 to 1860. Piedmont area के became the prime minister 1850 to 1860. He was very diplomatic person. Through a tactful diplomatic alliance with France. क्योंकि इनकी फ्रांस के साथ अच्छी दोस्ती थी, तो that's why he spoke French very well. Engineered by Cavour. And सार्डिनिया पिडमांट सक्सेडेड इन डिफीटिंग द, जो सार्डिनिया पिडमांट एरिया था इनका, सक्सेडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। यानी कि 1859 में इन्होंने किसको फोर्स को हरा दिया, डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस, क्योंकि बिकॉज ही वॉज हैविंग द गुड रिलेशनशिप विद द फ्रेंच। तो यानी कि फ्रेंच आर्मी ने भी उनको सपोर्ट किया। तो यानी कि सार्डिनिया पिडमांट सक्सेडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, यानी कि 18 और धीरे धीरे यानी कि 1860 तक आते आते ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर से कौन सा एरिया ले लिया गया इन्होंने, नॉर्थ इटली, और वो इटली का पार्ट बन गया। सार्डिनिया पिडमांट इनके पास है, अब इनके पास नॉर्थ इटली भी कौन से ईयर में आ चुका, 1860 तक।
अब देखो हमने ऊपर देखा जो जोसेफे मैजिनी थे, इन्होंने ट्राई किया इटली को एक साथ लाने के लिए 1831 से 1840, बट ही फेल्ड, इनको सफलता नहीं मिली। तो बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? विक्टर इमैनुअल सेकंड ने। और विक्टर इमैनुअल सेकंड के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे क्या वो? तो बाद में कब प्राइम मिनिस्टर बने? 1850 to 1860, बट थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक पॉलिसी ही वॉज हैविंग द गुड रिलेशनशिप विद द फ्रांस। तो यानी कि फ्रांस आर्मी की हेल्प लेकर इन्होंने डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर काफ़ी बनते हैं। बिस्मार्क ऑफ इटली के नाम से कौन जाना जाता है? कैवोर। बिस्मार्क ऑफ इटली के नाम से कौन जाता है? कैवोर। या आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफाइड इटली, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली को बनाने के लिए फादर के रूप में भी किन को जाना जाता है? आर्किटेक्ट, फादर या बिस्मार्क ऑफ इटली को जाना जाता है कैवोर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेन पर्सनैलिटीज इसमें जुसेपे गैरिबल्डी। Giuseppe Garibaldi, he was also playing the important role in unification of Italy. In 1860, marched into South Italy, the kingdom of two Sicilies, South Italy, and that who were ruled here in the South Italy, Bourbon king of Spain. यानी कि साउथ में कौन से पार्ट थे मेनली? साउथ इटली में द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज किस साइड थे? साउथ में। उसकी तरफ इन्होंने गैरिबाल्डी ने मार्च किया एंड सपोर्टेड वेयर ही गेन द सपोर्ट, विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स, यानी कि लोकल पीजेंट्स के इनको यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिला। इसलिए इनकी आर्मी को किस नाम से जाना जाता था? रेड आर्मी के नाम से भी जाना जाता था इनकी आर्मी को। सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स टू ड्राइवन आउट द स्पेनिश रूलर, क्योंकि साउथ में बुर्बोन किंग के स्पेनिश रूलर रूल कर रहे थे, तो इसको उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने 1860 मार्च 1861 की बात हो रही है, यानी कि उन्होंने किसको कर दिया? बाहर निकाल दिया, स्पेनिश रूलर को कर दिया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यानी कि जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे उनको यहाँ पर क्या बना दिया? प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, यानी कि जो यूनिफाइड इटली, यानी कि पूरे अगर पूछे कि इन विच ईयर इटली यूनिफाइड, इन 1861 में कंप्लीट हो गया। और ये प्रोसेस देखो कब से चला? मेनली हम अगर देखते हैं तो 1831 से, जो किसने स्टार्ट किया? जुसेपे मैजिनी। अब हम कहेंगे जुसेपे गैरिबाल्डी इज ऑल्सो नोन एज द सोर्ड ऑफ इटली। सोर्ड ऑफ इटली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आर्मी को यहाँ पर तैयार किया इसके लिए। किसको? मेनली टू सिसिलीज, द किंगडम्स ऑफ द टू सिसिलीज की तरफ इन्होंने मार्च किया। और यहाँ पर कौन रूल कर रहा था? स्पेनिश रूलर। तो इनका मेन रोल था। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या थी? फिर भी लोगों ने कैसे सपोर्ट्स किया? मोस्ट ऑफ द, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं लिटरेसी रेट वॉज वेरी लेस, यानी कि इलिटरेट रेट वॉज वेरी हाई। लिटरेसी कम थी वहाँ पे, तो यानी कि लिटरेट पीपल ज़्यादा थे। दे डोंट नो अबाउट थिंग। उन्होंने कभी इटालिया या ला तालिया वर्ड नहीं सुना था। इन्होंने क्या सोचा? ला तालिया का मतलब क्या है? विक्टर्स इमैनुअल्स की वाइफ है, उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए हम जा रहे हैं। मतलब यहाँ के लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स का पता ही नहीं है, बस वो है कि कंट्री के लिए हमें कुछ करना है। इटालिया, ला तालिया, और वैसे कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है यहाँ पर कि सबको एक साथ लाया जा सके। तो दीज वर द फेमस personalities we can say that those who contributed in the unified of Italy। तो आपको मेनली ये ध्यान रखना बेटा कि ड्यूरिंग द मिडिल 19th centuries Italy was divided into 7 states। these were the 7 states name। clear? only the 7 states Sardinia, Piedmont was ruled by the Italian kings। only जो 7 states थे उसमें से एक ही एरिया था, ये क्वेश्चंस भी बनता है काफ़ी, which is the only one state ruled by the Italian kings। तो विट इज़ द सार्डिनिया पिडमैन। नॉर्थ इटली का भी पूछ सकते हैं कि पर जो अदर पावर थी उन्होंने कैसे पूरे एरिया को कैप्चर। नॉर्थ इटली को किसके अंडर में था? ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। और द सेंट्रल वाज रूल्ड बाय, सेंट्रल जो था वो कौन रूल कर रहा था? पापा स्टेट के ऊपर पोप के अंडर में था। जो साउथ एरिया था उसके ऊपर कौन रूल कर रहा था? बुर्बोन किंग ऑफ स्पेन। तो अब आप इसमें देखो सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए किसने ट्राई किया? जुसेपे मैजिनी ट्राई किया 1831 से 1848, बट ही डिडंट गेन द सक्सेस हियर। आफ्टर दैट हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? विक्टर इमैनुअल सेकंड ने ली। और उनका मेन एम क्या था? यहाँ पर हमने क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और
पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए। और फिर कैवूर का मेन रोल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नाइदर ए रिवोल्यूशनरीज नॉर ए डेमोक्रेट, ये भी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, सोल ऑफ इटली के नाम से किसको जाना जाता है, जुसेपे मैजिनी को, और कैवूर को बिस्मार्क ऑफ इटली, और क्या जाना जाता है इनको यहाँ पर, आर्किटेक्ट ऑफ इटली, क्योंकि मेन कंट्रीब्यूशन इनका था फ्रेंच आर्मी के साथ मिलकर जो डिप्लोमेटिक अलायंस के थ्रू उन्होंने मतलब ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बाहर किया 1859 में, यहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है क्योंकि इनके टैक्टफुल पॉलिसीज अडोप्ट की। फिर बाद में जुसेपे गैरिबाल्डी का भी मेन कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने 1860 में मार्च इनटू साउथ इटली द किंगडम ऑफ टू सिसलीज, साउथ की तरफ कौन से एरिया था, टू सिसलीज ये एरिया था। और उन्होंने किसके सपोर्ट से यहाँ पर किया, लोकल पीजेंट्स के। और लोकल पीजेंट्स इलिटरेट रेट हाई था वहाँ पर, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। उनको ये नहीं पता था कि क्या इटालिया का मीनिंग है, क्या लातालिया, उनको तो अकॉर्डिंग क्या था कि विक्टर्स एमेनुअल सेकी। तो दीज वर द फेमस पर्सनैलिटीज दोज हु कंट्रीब्यूटेड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। I hope students you got it how the Italy unified. So in that video we have discussed about the 1848 revolution by the liberals, how they supported, which societies they formed, and after that what they have done, which activities and who supported that for that. And after that we have discussed about the before the unification of Germany, we have discussed they have started, they have taken one step for unified the Germany, but they didn't gain the success. After that we have discussed unification of Germany. Now we have discussed about the unification of Italy. Now rest of the topics, dear students, we will discuss in the next video. Thank you.